अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन विद सनिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तारीखी किरदार की जो असल में एक गुलाम था, लेकिन उसने अपनी मेहनत, अक्ल और हिम्मत से तारीख का रुख बदल दिया। एक ऐसा शख्स की कहानी जिसे दुनिया ने कभी मामूली समझा, लेकिन उसने साबित किया कि कभी कभी मामूली लोग ही सबसे अजीम तारीखी किरदार बन जाते हैं। कभी सोचा है कि एक गुलाम जिसे बाजार में बेचा गया, जिसे बचपन में ही खरीदो फरोख्त का हिस्सा बना दिया गया, वो ही गुलाम एक दिन हिंदुस्तान की सल्तनत का बादशाह बन जाता है। ना कोई शाही खून, ना कोई बड़ी फौज, सिर्फ हिम्मत, वफादारी और बेमिसाल अक्ल बहादुरी। ये कहानी है कुतुबुद्दीन ऐबक की, एक गुलाम जो दिल्ली सल्तनत का पहला ताजदार बना। आज हम इसी तारीख के औराक पलटेंगे जहाँ से खानदानी गुलामों का सूरज तुलू हुआ। खानदानी गुलामों और कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के फौज होने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों का राब्ता गजनी की हुकूमत से ख़त्म हो गया और हिंदुस्तान में एक अलग आज़ाद हुकूमत कायम हो गई। तो इसका पहला बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का एक तुर्क गुलाम था। चूँकि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसे गुलाम पालने और इनकी परवरिश करने का बहुत शौक था। इसने अपने गुलामों की अपने बेटों की तरह तरबियत की थी। इससे इनकी काबिलियत, सलाहियत पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। यहाँ तक कि मशहूर तारीखदान मीनार सिराजुद्दीन के एक बयान के मुताबिक एक मरतबा किसी दरबारी ने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए सुल्तान के बेटे ना होने का जिक्र किया, तो महमूद गौरी ने कहा कि अक्सर बादशाहों के एक या दो बेटे होते होंगे, लेकिन कुदरत ने मुझे तुर्क गुलामों की सूरत में हज़ारों बेटे अता किए हैं, जो मेरी मौत के बाद मेरे नाम को जिंदा रखेंगे। चुनाचा इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौस, नासिरुद्दीन का बादशाह, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी सब हुकूमत और सल्तनत के बड़े बड़े ओहदों तक पहुँचे। इनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक से हिंदुस्तान में जिस हुक्मरान खानदान की बुनियाद रखी गई, वो खानदान गुलामा कहलाता है। इस खानदान में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसुद्दीन, अल्तमिश, रुकनुद्दीन, रज़िया बेगम, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद, नासिरुद्दीन, महमूद, गियासुद्दीन बलबन और केकबाद कुल 10 बादशाह एक के बाद एक हुकूमत पर बैठे और इन्होंने कुल 86 वर्ष 1206 से 1290 तक हुकूमत की। इस खानदान को खानदान गुलामा कहने की वजह ये बताई जाती है कि इस खानदान में जितने बादशाह थे वो या तो खुद गुलाम थे या गुलामों की औलाद थे। मसलन कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमिश और बलबन खुद गुलाम थे और सुल्तान रज़िया, नासिरुद्दीन कैकबाद ऐसे लोगों की औलाद थे जो शुरू में गुलाम थे, लेकिन तरक्की करते करते बादशाह बन गए। लेकिन इस खानदान के बादशाहों को गुलाम समझना दुरुस्त नहीं, क्योंकि दिल्ली के तुर्क हुक्मरान सब गुलाम नहीं थे। इनमें अक्सर आला खानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। मसलन अल्तमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक तुर्कमानों के अलबारी कबीले से था और तुर्कमान सरदार एलम खान का बेटा था। इसी तरह गियासुद्दीन बलबन भी तुर्कों के अलबारी कबीले से था। इसका बाप वसात एशिया का एक मशहूर सरदार था और 40,000 खानदानों का सरदार था। इन दोनों ने हुकूमत के लिहाज से खानदान गुलामा की 86 साल हुकूमत में 47 बरस यानी आधे से ज़्यादा अरसा हुकूमत की। बाकी के 39 बरस में 8 बादशाहों की हुकूमत पूरी हुई। इन्हें मगरबी ममालिक के गुलामों की तरह नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अगरचा गुलामी का रवाज मशरिक और मगरिब दोनों में कदीम ज़माने से था, लेकिन मशरिकी ममालिक में गुलामी का मतलब मगरबी तसव्वुर से मुख्तलिफ था। मशरिक में गुलाम का लफ्ज़ बहुत आम और वसी मफ़हूम रखता था। यहाँ सिर्फ गुलाम ही नहीं बल्कि तमाम रअया भी अपने आप को बादशाह का गुलाम समझती थी और बादशाह भी इन्हें अपनी औलाद की तरह समझते थे। ख़ास तौर पर इस्लाम के आने के बाद आका और गुलाम के फ़र्क को ख़त्म कर दिया गया था और गुलामों को तरक्की के मौक़े दिए जाते थे। बादशाह गुलामों को हकीर और नीचा नहीं समझते थे, बल्कि अक्सर इन्हें अपने साथ रखते, हुकूमत के तरीके सिखाते, यहाँ तक कि इन्हें पताशुदा इलाकों का गवर्नर बनाते और इनके साथ अपनी बेटियों की शादी तक कर देते थे। इसी वजह से कुतुबुद्दीन से पहले मशहूर गुलाम अयाज भी एक आला ओहदे पर फाइज हुआ और गजनी दौर में पंजाब की हुकूमत इसी के सुपुर्द थी। वो सुल्तान महमूद का गुलाम था। इसी तरह गजनवी खानदान
का मशहूर हुक्मरान अलतगीन सामनी बादशाह अब्दुल मालिक का गुलाम था। नेज़ महमूद का बाप सबकतगीन भी अलतगीन का गुलाम और दामाद था। खानदानी गुलामा के दौर में मिस्र और कोकाफ के अंदर भी गुलामों की हुकूमत थी। मिस्र में ममलूक खानदान की हुकूमत गुलाम बादशाहों की जिंदा मिसाल है। इससे साबित होता है कि मशरिक में गुलामों का मर्तबा मगरिब के गुलामों जैसा कम तर नहीं था। इस लिहाज से खानदान गुलामा हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों के लिए फ़ख्र और इज़्ज़त का निशान है, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों को ये फ़ख्र हासिल है कि इनके गुलाम भी हुक्मरान बन सकते हैं। इस हकीकत का एतराफ़ करते हुए मशहूर अंग्रेज़ मौरख़ लेन पोल ने लिखा है, However survival in Oregon, the pedigree of slave carried with it no sense of ignominy. In the East, a slave is often held to be better than a son. The freed slave were as proud and as bastard any of medieval honorable aristocracy, and when they in turn assumed to their lineage the high tradition of their kingly power, they inherited and transmitted former lords. कुतुबुद्दीन ऐबक के इब्तदाई हालात। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। ऐबक एक तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है जिससे जिस्मानी कमज़ोरी मुराद ली जाती है। ख्याल किया जाता है कि चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक की शक्ल सूरत अजीब सी और जिस्म भारी था, इसलिए इसे ऐबक कहा जाने लगा। कुछ तारीख़दानों के मुताबिक ऐबक का मतलब छंगली यानी छोटी उंगली होता है और इससे मुराद एक कमज़ोर उंगली वाला शख्स दिया जाता है। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन के हाथ की एक उंगली शल या कमज़ोर थी, इसी वजह से इसे ऐबक कहा जाने लगा। एक मारिफ परवाज़ ऐबक की लफ्ज़ की वजाहत क्यों करता है कि ऐबक से मुराद चाँद जैसा चेहरा या चाँद की तरह खूबसूरत हो सकती है, लेकिन चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक खूबसूरत नहीं था बल्कि इसकी शक्ल कुछ बद्दी सी थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि जैसे चाँद पे ग्रहण लगता है वैसे ही कोई बात इसके चेहरे में थी, यानी ऐबक का मतलब यहाँ घनिया हुआ चाँद हो सकता है। बहरहाल कुतुबुद्दीन ऐबक अभी बच्चा ही था कि किसी ने इसे पकड़कर निशापुर खरासान की एक मशहूर ताजिर काजी फ़खरुद्दीन के हाथ बेच दिया। काजी फ़खरुद्दीन इमाम आज़म के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने कुतुबुद्दीन को अपने बेटों की तरह तालीम दी और इसकी तरबियत का भरपूर ख्याल रखा। इन्होंने इसे सिर्फ कुरान मजीद ही नहीं पढ़ाया बल्कि तीर अंदाज़ी और घोड़े की सवारी भी सिखाई। काजी साहब की वफ़ात के बाद इनके बेटों ने कुतुबुद्दीन को एक और सौदागर ताजिर के हाथ फरोख्त कर दिया, जिसने इसे गजनी ले जाकर सुल्तान मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश किया। सुल्तान ने इसे होशियार समझदार पाकर खरीद लिया और इसे शाही अस्तबल घोड़े के बाड़ों का इंचार्ज बना दिया गया। कुछ अर्से बाद मोहम्मद गौरी ने इसे खरासान के हुक्मरान के खिलाफ एक मुहिम पर भेजा। इस जंग में कुतुबुद्दीन ने ज़बरदस्त बहादुरी और शजाअत का मुजाहरा किया और मैदान जंग में दुश्मन को सख्त नुकसान पहुँचाया, मगर बदकिस्मती से एक दिन वो अपनी थोड़ी सी फौज के साथ किसी मकाम पर अकेला रह गया और उसी वक्त खरासान के हुक्मरान ने इसे गिरफ्तार कर लिया और एक बड़े पिंजरे में कैद कर दिया। हुक्म दिया गया कि जब तक वो इसकी वफादारी का वादा न करे इसे जानवरों जैसा खाना दिया जाए। ऐसे हालात में कुदरत ने कुतुबुद्दीन का साथ दिया। हुआ यूं कि कुछ ही दिनों बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी खुद भी खरासान के हुक्मरान के खिलाफ मैदान जंग में उतर गया और दुश्मन को ज़बरदस्त शिकस्त दी। इस कामयाबी के बाद कुतुबुद्दीन को कैद से निकालकर पिंजरे समेत सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान मोहम्मद गौरी इसकी वफादारी और हिम्मत से बहुत मुतासर हुआ। इसके बाद कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी की खास तवज्जो का मरकज़ बन गया। सुल्तान की मेहरबानी और तरबियत की बदौलत वो मशहूर और इज़्ज़तदार शख्सियत बनता चला गया। जब वह हिंदुस्तानी लड़ाइयों में शामिल हुआ तो इसकी मज़ीद बहादुरी, समझदारी और नेक नियति सामने आई। इससे सुल्तान मोहम्मद गौरी इससे और भी खुश हुआ, यहाँ तक कि जब दिल्ली और अजमेर फतह हो गए तो सुल्तान ने कुतुबुद्दीन को अपने तमाम अफसरों से बेहतर समझा और इसे हिंदुस्तान के जीते गए इलाकों का गवर्नर नायब सल्तनत बना। कुतुबुद्दीन ऐबक बहैसियत नायब सल्तनत 1192 ईस्वी से 1206 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी से लेकर सुल्तान महमूद गौरी की वफ़ात 1206 ईस्वी तक गवर्नर नायब सल्तनत की हैसियत से हुकूमत की। इस दौरान इसने कई कामयाबियाँ हासिल की। 1192 ईस्वी में इसने हांसी के नाफरमान हिंदुओं को शिकस्त दी और वहाँ फिर से किला तामीर करवाया। फिर इसने जमुना दरिया को पार करके बुलंदशहर और मेरठ पर कब्जा कर लिया। इसी साल कुतुबुद्दीन को खबर मिली कि दिल्ली का हुक्मरान खुफिया तौर पर जंग की तैयारी कर रहा है, तो इसने बिजली की रफ्तार से दिल्ली पर हमला किया और कब्जा कर लिया।
लेकिन फतह के बावजूद इसने दिल्ली के हुक्मरान और इसकी फ़ौज को पुरअमन तौर पर शहर से निकलने की इजाज़त दे दी, चूँकि वो पहला कराम को फतह करके अपना मरकज़ बना चुका था। लेकिन अब इसने दिल्ली को ही अपना दारुल हुकूमत पाया तक बना लिया। 1193 ईस्वी में इसे चौहान ख़ानदान के खिलाफ लड़ना पड़ा। वजह ये थी कि पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने अपनी फ़ौज के साथ रणथंभौर पर हमला किया और पृथ्वीराज के कम उम्र बेटे, जो अजमेर का नया राजा था, को वहाँ से हटा दिया। कुतुबुद्दीन ने चौहान के खिलाफ चढ़ाई की तो वह रणथंभौर और अजमेर दोनों जगहें खाली छोड़कर भाग गए। लेकिन कुतुबुद्दीन ज़्यादा देर वहाँ नहीं ठहर सका, क्योंकि इसकी गैर मौजूदगी में दिल्ली के आसपास बगावतें होने लगीं। लिहाजा वो फ़ौरन दिल्ली वापस लौट आया। 1194 ईस्वी में इसने कौल, आज का अलीगढ़, को भी फतह किया। इसके बाद वो मोहम्मद गौरी के साथ बहार और कनौज की जंगों में शरीक हुआ। कनौज के राजा के खिलाफ चंदवाड़ के मकाम पर वो सुल्तान की फ़ौज के अगले दस्ते हर अव्वल का सिपहसालार था। इस जंग में कुतुबुद्दीन ने अपनी जंगी महारत और तजर्बा दिखाया है। इसी जंग में जे चंद, राजा कनौज, कुतुबुद्दीन के तीर से जख्मी हुआ और मारा गया। इस बड़ी फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को बनारस का इलाका दे दिया। सुल्तान के वापस जाने के बाद कुतुबुद्दीन को दोबारा कौल, रणथंभौर और अजमेर के बगावतों को दबाना पड़ा। इस बार इसने अजमेर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया, वहाँ मुसलमान अफसर मुकर्रर किए और झोंपड़ में पृथ्वीराज के बेटे को हुक्मरान बनाकर भेज दिया। अजमेर पर दोबारा कब्जा करने में कुतुबुद्दीन को खासी मुश्किल पेश आई। 1196 ईस्वी में चौहान राजपूतों ने चालुक राजपूतों की मदद से अजमेर पर हमला किया। कुतुबुद्दीन वहाँ पहुँचा तो खुद भी मासरे में आ गया, लेकिन खुशकिस्मती से मगरिब से वक्त पर मदद आ गई और मुहासरा ख़त्म हो गया। अगले साल 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने चालुक राजपूतों को सबक सिखाने के लिए कोह आबू के पास लड़ाई की और इन्हें ज़बरदस्त शिकस्त दी। फिर वो उनके दारुल हुकूमत अनवारा पहुँचा और वहाँ की ईंट से ईंट बजा दी। वो इस इलाके को भी अपने सल्तनत में शामिल करना चाहता था, लेकिन चूँकि ये दिल्ली से काफ़ी दूर था, इसलिए वो इसे मुकम्मल कंट्रोल में ना ला सका। फिर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालकोक से पूरा बदला लिया और वापस दिल्ली आ गया। इसके बाद 1198 ईस्वी तक 1202 ईस्वी में इसने बदायूं, बनारस और कनौज को भी फतह कर लिया। तकरीबन 3 साल 1199 ईस्वी से 1202 ईस्वी तक कोई बड़ी मुहिम नहीं हुई। फिर 1202 ईस्वी में कनौज का आखिरी दौर शुरू हुआ, जिसमें कुतुबुद्दीन ने कलंजर और मेवात को फतह किया। इसी दौरान इसके एक अफसर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बहार में इस्लामी हुकूमत कायम की। तो चंद दूर दराज इलाकों के सिवा दिल्ली से कलंजर, गुजरात और लखनौती से लेकर लाहौर तक का सारा इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक के कब्जे में आ गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो स्टडी जोन विद सनिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार भी करें। हम आपकी बात का जवाब ज़रूर देंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक बहैसियत सुल्तान 1206 से लेकर 1210 तक। जब मोहम्मद गौरी का इंतकाल हुआ तो ऐसा लगता था कि इसकी बनाई हुई हुकूमत बाकी नहीं रह सकेगी, क्योंकि जो इलाके फतह किए गए थे इनमें अभी मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं हुआ था। मोहम्मद गौरी की वस्ती एशिया में शिकस्त और फिर मौत के बाद हिंदू राजाओं को दोबारा ताकत पकड़ने का मौका मिल गया। इस वजह से ना सिर्फ कुछ सूबाई हुक्मरान अपनी मर्जी करने लगे, बल्कि कलिंजर, बदायूं, फर्रुखाबाद, ग्वालियर और लखनौती जैसे इलाकों में भी हिंदू राजाओं ने बगावतें शुरू कर दी। ऐसे मुश्किल हालात में सल्तनत को बिखरने से बचाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के लोगों की दावत पर दिल्ली से लाहौर आया और एक आज़ाद बादशाह की हैसियत से बादशाहत का ऐलान किया। यही इसने ताजपोशी, बादशाह बनने की रस्म अदा की और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत अपने हाथ में ले ली। इस मौके पर गियासुद्दीन मोहम्मद, जो मोहम्मद गौरी का भतीजा और वारिस था, ने भी कुतुबुद्दीन की बादशाहत को कबूल कर लिया। इसने अपने दारुल हुकूमत फिरोज कोक से एक नुमाइंदा कुतुबुद्दीन के पास भेजा और ख़त में लिखा कि आप खुशी से सुल्तान का लक़ब इख्तियार करें और हिंदुस्तान में अदल इंसाफ से हुकूमत करें। 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन को ग़ुलामी से भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दिया गया। कुतुबुद्दीन की तख्त नशीनी के वक्त मोहम्मद गौरी के दूसरे गुलाम भी अलग अलग इलाकों पर हुकूमत कर रहे थे, जैसे ताजुद्दीन यलदौल, जो अफ़गानिस्तान और सिंध के दरमियान इलाके पर काबिज़ था, और नासिरुद्दीन कबाचा, जो सिंध का हुक्मरान बन चुका था। जैसे ही सुल्तान की वफ़ात हुई, इन दोनों ने भी खुद को आज़ाद हुक्मरान कहलाना शुरू कर दिया।
اس کے علاوہ ایک اور سردار علی مردان بھی بنگال اور بہار میں بغاوت کے لیے تیار تھا۔ ان سب میں تاج الدین یلدوز نے سب سے پہلے قطب الدین کے خلاف بغاوت کی۔ وجہ یہ تھی کہ جیسے قطب الدین کو دہلی کی حکومت کا اختیار ملا، ویسے ہی غزنی کی حکومت کا اختیار یلدوز کو ملا تھا۔ لہٰذا اب دہلی اور غزنی دونوں الگ الگ حکمرانی کے مرکز بن گئے تھے۔ جس کے پاس غزنی ہوتا وہ دہلی پر بھی اپنا حق جتانے لگتا۔ تاج الدین یلدوز نے پنجاب کو اپنے قبضے میں لینا چاہا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ غزنی کا حصہ ہے، جبکہ قطب الدین نے کہا کہ پنجاب دہلی کا صوبہ ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اس اختلاف کی وجہ سے دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ پہلے تو تاج الدین یلدوز نے لاہور پہ قبضہ کر لیا، لیکن یہ کامیابی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی کیونکہ قطب الدین نے جلد ہی اسے پنجاب سے نکال دیا اور پھر اس نے غزنی پر حملہ کر کے یلدوز کو وہاں سے بھی بھگا دیا۔ لیکن 40 دن بعد یلدوز ایک نئی فوج کے ساتھ واپس آیا اور غزنی پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جس کے بعد قطب الدین ایبک کو وہاں سے واپس دہلی آنا پڑا۔ اس کے بعد قطب الدین نے لاہور کو اپنا دارالحکومت بنا لیا کیونکہ یلدوز کا خطرہ ابھی باقی تھا اور لاہور سے اس کا مقابلہ کرنا زیادہ آسان تھا، یعنی دہلی کی جگہ لاہور سے حکومت چلانا زیادہ مناسب سمجھا گیا۔ تاج الدین یلدوز کی دشمنی کے ساتھ ساتھ قطب الدین کو ناصر الدین کا بادشاہ اور علی مردان کی طرف سے بھی خطرہ تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی بجائے صلح اور سمجھوتے کی پالیسی اپنائی۔ اس مقصد کے لیے قطب الدین نے ان مخالفوں سے رشتہ داریاں قائم کرنا شروع کر دیں۔ اس نے یلدوز کی بیٹی سے شادی کی اور اپنی بیٹی ناصر الدین کا بادشاہ کے نکاح میں دے دی۔ جب پہلی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنی دوسری بیٹی بھی بادشاہ سے بیاہ دی، ساتھ ہی علی مردان کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ یہ حکمت عملی بہت کامیاب رہی۔ ملک میں امن قائم ہو گیا اور ہندوستان کا غزنی اور غور سے رابطہ ختم ہو گیا، یعنی ایک الگ آزاد اور خود مختار اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ قطب الدین ایبک کی وفات۔ قطب الدین ایبک کے بطور بادشاہ صرف 4 سال 1206 سے لے کر 1210 تک حکومت کرنے کا موقع ملا۔ 1210 میں وہ لاہور میں چوگان پولو جیسے کھیل کھیل رہا تھا کہ اچانک اس کا گھوڑا کلا بازی کھا گیا، یعنی الٹ گیا اور قطب الدین نیچے آ گیا۔ بدقسمتی سے گھوڑے کی زین کاٹھی کا آگے والا لوہے کا حصہ اس کے سینے پر آ گرا، جس کی چوٹ اتنی شدید تھی کہ وہ جانبر نہ ہو سکا، یعنی وہ بچ نہیں سکا۔ قطب الدین ایبک برصغیر میں اسلامی حکومت کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس عظیم مسلمان بادشاہ کی قبر لاہور میں انارکلی روڈ پر ہسپتال روڈ کے ایک کونے میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے وہاں ایک گول گنبد نما چھت بھی بنا ہوا تھا اور ہر سال وہاں میلہ لگتا تھا، مگر اپنا وہ چبوترا اونچا پلیٹ فارم باقی رہا اور نہ ہی پرانا گنبد۔ تاہم حکومت پاکستان نے بعد میں وہاں ایک خوبصورت مقبرہ قبر کا پکا اور سجایا ہوا حصہ دوبارہ تعمیر کر دیا۔ قطب الدین ایبک نے دہلی کو فتح کرنے کے بعد اپنی وفات تک کل 20 سال ہندوستان میں حکومت کی، جن میں سے پہلے 16 سال وہ نائب سلطنت یعنی گورنر یا محمد غوری کے نائب کی حیثیت سے حکومت کرتا رہا اور آخری 4 سال وہ خود مختار بادشاہ کی حیثیت سے حکومت میں رہا۔ اس کے بڑے بڑے جنگی کارنامے جیسے کہ راجپوتوں اور ہندو راجاؤں کو بار بار شکست دینا، یہ سب زیادہ تر اس وقت پیش آئے جب وہ گورنر تھا۔ جب وہ خود مکمل بادشاہ بن گیا تو اس دوران کسی بڑے ہندو راجا سے اس کی کوئی اہم جنگ نہیں ہوئی۔ قطب الدین ایبک کا کردار۔ قطب الدین ایبک ایک صاف دل، نیک، انصاف پسند، رعایا کا خیال رکھنے والا اور سکے دل کھول کر دینے والا حکمران تھا۔ اگرچہ اس کا زیادہ تر وقت جنگوں اور ملکی انتظام میں گزرا، لیکن اس نے علم، ادب اور شاعری سے بھی محبت رکھی اور ادیبوں اور شاعروں کی قدر کی۔ حسن نظامی اور فخر مدبر جیسے مشہور ادیب اور مورخین تاریخ دان اس کی اسی خوبی کی وجہ سے اس کے بڑے تعریف کرنے والے ہیں۔ قطب الدین غریبوں کی مدد کرنے والا بھی تھا۔ اپنے دوستوں کو وہ لاکھوں روپے تحفے میں دے دیا کرتا تھا، اسی لیے اس زمانے کے مورخین نے اسے لکھا بخش، یعنی لاکھوں کی بخشش دینے والا کا لقب دیا گیا، اور اس کی سخاوت اور دل کھول کر دینے کی عادت کا ذکر اپنی کتابوں میں بار بار کیا ہے۔ وہ بردباری، برداشت اور رواداری بھی رکھتا تھا، اس لیے ہندوؤں کو بھی اس کے دور میں ہر طرح کی آزادی اور سہولتیں حاصل تھیں۔ ملک میں امن و سکون تھا، سفر کرنا محفوظ تھا
और चोर, डाकू और लुटेरे तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। कुतुबुद्दीन ने इमारतें बनाने, फन तामीर की तरफ भी तवज्जो दी और दिल्ली को खूबसूरत इमारतों से सजा दिया। इसकी बनवाई गई मशहूर इमारतों में शामिल हैं मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम दिल्ली की मस्जिद, कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर की मस्जिद। मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम की खास बात यह है कि ये दूर से देखने में किसी मंदिर जैसी लगती है। इस लिहाज से ये बाकी तमाम मस्जिद से कुछ मुख्तलिफ है। ये मस्जिद कुतुबुद्दीन ने 1192 ईस्वी में दिल्ली की फतह की याद में बनवाई थी। ख्याल किया जाता है कि इस जगह पहले एक मंदिर था और इसी मंदिर की बुनियादों पर मस्जिद तामीर की गई। यहाँ की एक ख़ास चीज़ ये है कि मिंबर जगह जहाँ खुतबा दिया जाता है पर बहुत खूबसूरत जाली बनी हुई है। कुतुबुद्दीन के वक्त की दूसरी बड़ी यादगार कुतुब मीनार है। ये मीनार कुतुबुद्दीन इख्तियार काकी एक नेक बुजुर्ग की याद में बनाया गया था। ये 242 फुट ऊंचा है और इस पर कुरान मजीद की आयत लिखी हुई है। कुतुबुद्दीन ने मीनार मुकम्मल ना कर सका, बाद में ये सुल्तान इल्तुतमिश ने मुकम्मल करवाया। तारीखदानों में आज तक इस बात पर इख्तिलाफ है कि क्या कुतुब मीनार खालिस इस्लाम फन तामीर की मिसाल है या फिर ये हिंदू तर्ज तामीर से मुतासिर होकर बनाया गया था। इस बारे में जनरल कंगा दयाराम साहनी, कनवार सेन, डॉक्टर हेरोडोटस जैसे मुहक्किकीन के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुतुबुद्दीन के दौर की तीसरी मशहूर यादगार अजमेर की मस्जिद है, जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। शायद इस मस्जिद को अढ़ाई दिन में मुकम्मल करने की बात मशहूर हो गई, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता। ज़्यादा इम्कान यही है कि यह मस्जिद अढ़ाई साल में तामीर हुई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।